जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम 25 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित उस जीव का क्या नाम है जो सोते समय अपने खून के लाल रंग को गायब कर देता है? इसका आंसर है नॉर्दर्न ग्लास फ्रॉग। नॉर्दर्न ग्लास फ्रॉग गायब या पारदर्शी होने के लिए अपने शरीर में खून के बहाव से करीब 90% रेड ब्लड सेल्स को हटाकर उन्हें अपने लीवर में पैक कर लेता है। नॉर्दर्न ग्लास फ्रॉग गायब या पारदर्शी होने वाला दुनिया का इकलौता जीव है। नॉर्दर्न ग्लास फ्रॉग 1 इंच से ज्यादा लंबे होते हैं। मध्य और दक्षिणी अमेरिकी जंगलों में पाए जाते हैं। ये पत्तियों पर बैठे अपना समय व्यतीत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश को 2 साल के लिए शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है? तो नेपाल को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल को 2 साल के लिए शांति निर्माण आयोग पीसीबी का सदस्य चुना गया है। सदस्यता का यह कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इससे नेपाल को विश्व में शांति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करने वाले देश के रूप में मान्यता मिलेगी। नेपाल के साथ बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत और रवांडा को भी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैन्य और पुलिस कार्रवाई में योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेपाल वर्ष 1958 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की गतिविधियों में भाग लेता रहा है। पीवीसी 31 सदस्यीय संस्था है जो 2005 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त देशों में शांति प्रयासों को समर्थन देना है। यह संस्था शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को सलाहकार सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। तो नेपाल को हाल ही में पीवीसी का सदस्य चुना गया है। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य ग्रहण नामक युद्धाभ्यास अभी हुआ था। और नेपाल में ही इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण का आयोजन हुआ था। और 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस मनाया गया। और शेर बहादुर देउवा जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। अमेरिका ने HIV संक्रमण के इलाज के लिए गिलियड साइंसेज इंक की किस थेरेपी को मंजूरी दी है? तो उस थेरेपी का नाम है सनलेंका थेरेपी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा HIV संक्रमण के इलाज के लिए गिलियड साइंसेज इंक की सनलेंका थेरेपी को मंजूरी दी गई है। सनलेंका थेरेपी से की जाने वाली इलाज के दौरान सनलेंका इंजेक्शन और गोलियों की कीमत का लगभग 35 लाख रुपए प्रति वर्ष की लागत आने की संभावना है। IPL 2022-23 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है सैम करन। IPL 2022-23 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी के रूप में सैम करन हैं। ऑलराउंडर सैम करन को 18.50 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। चलिए अब बात करते हैं IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले 5 खिलाड़ियों के बारे में। तो सन 2022 में सैम करन को 18.50 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स द्वारा खरीदा गया। और 2022 में कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा। और 2022 में बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा। और 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद ने क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ में खरीदा था। और निकोलस पूरन को 16 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। बिजलरी किस IPL टीम के साथ अगले 3 सालों के लिए हाइड्रेशन पार्टनर बनी है? तो आंसर है गुजरात टाइटंस। 700 करोड़ में बिजलरी ने IPL टीम गुजरात टाइटंस के साथ 3 सालों के लिए अनुबंध किया है। बिजलरी की यह डील जयंती चौहान के नेतृत्व में की गई। IPL टीम गुजरात टाइटंस के साथ बिजलरी की यह डील वर्ष 2023 से 2025 तक के लिए की गई है। चलिए और कौन कौन से समझौते हुए अपने डाल लेते हैं। तो हाल ही में 190 से अधिक देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक जैव विविधता संधि को स्वीकार किया है।
और रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में ऑनबोर्ड करने के लिए बंधन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए क्यूबा के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है भारत। फरवरी 2023 को अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर अगले विशेष वार्ता दौर की मेजबानी भारत करेगा। PEF के 4 स्तंभ में अर्थात व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा। सितंबर 2022 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत ने केवल 3 स्तंभों में शामिल होने का फैसला किया और व्यापार स्तंभ से बाहर होने का विकल्प चुना था। कौन सा देश पहली बार 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक होने वाले वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। भारत के गोवा के पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी। बात कर लेते हैं वर्ल्ड टेबल टेनिस की। तो विश्व टेबल टेनिस को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा 2019 में दुनिया भर में पेशेवर पुरुषों और महिलाओं की टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं को शुरू करने और प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था। WTT साल भर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करता है और सर्वोच्च रैंक वाला टूर्नामेंट 4 ग्रैंड स्मैश है। एक साल में दुनिया भर के 48 पुरुष और महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों को शामिल करते हुए 6 स्टार कंटेंडर इवेंट आयोजित किए जाते हैं, जो संबंधित एकल के मुख्य ड्रॉ में खेलते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस शहर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो कश्मीर में खोली है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा होने के बाद देश की सबसे लंबी एस्केप सुरंग को खोल दिया है। आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की यानी FIH। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान प्रेसिडेंट तैयब इकराम हैं जो मकाऊ देश के हैं। 13 जनवरी 2023 से उड़ीसा में होने वाले FIH पुरुष विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। इस टीम में कप्तान सहित 18 सदस्यों को शामिल किया गया है। FIH पुरुष विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में अमित रोहिदास का चुनाव किया गया है। चलिए हॉकी से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो 13 जनवरी से उड़ीसा में होने वाले FIH पुरुष विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। और FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को 1-0 से हराकर महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता जीती है। और मोहम्मद तैयब इकराम हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट हाल ही में जीता है। ऑस्कर 2023 के लिए किन 4 भारतीय फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है? तो फिल्में हैं 4 ये द एलिफेंट विस्पर्स, ऑल दैट ब्रीथ्स, RRR, द लास्ट फिल्म शो।
21 साल बाद देश को ऑस्कर में एक दो नहीं बल्कि चार चार नॉमिनेशन मिले हैं, जहां आरआरआर के नाटू नाटू सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए चुना गया है, वहीं छेल्लो शो को इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इन दो फिल्मों के अलावा दो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को भी ऑस्कर में चुना गया है। ये हैं डायरेक्टर सोनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्पर्स। यानी इस बार देश की 4 फिल्मों को ऑस्कर के लिए चुना गया है। चलिए फिल्म जगत से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो इस बार ऑस्कर के लिए 4 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है और भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, अभी बताया आपको। और इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण 8 से 12 दिसंबर तक काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। और फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले का हाल ही में निधन हो गया। और स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 77वें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस देश फ्रांस रहा और इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया गया। तो ये थे फिल्म जगत से संबंधित प्रश्न। खेलो इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया के नए डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस डैशबोर्ड में खेलो इंडिया योजना और खेलो इंडिया आयोजनों से संबंधित सभी सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध हैं। खेलो इंडिया डैशबोर्ड को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाएगा और इसका उद्देश्य एक विशिष्ट वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनना है। इसके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को खेलो इंडिया योजना के विभिन्न प्रस्तावों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त होगी। चलिए और क्या क्या लॉन्च किया गया उसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया के नए डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। और भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उड़ीसा राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अमर पोर्टल लॉन्च किया। द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने एक महाकुंभ पोर्टल लॉन्च किया। और वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय सेना द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र एकल विंडो की सुविधा दी गई, यानी ये पोर्टल लॉन्च किया गया। और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता? तो ये जीता है सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। भारतीय लेखक सुदीप सेन ने अपनी किताब एंथ्रोपोसेन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेगियन कंसोलेशन के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पिप्पा रेन बुक्स यूके द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक जलवायु परिवर्तन और महामारी पर केंद्रित है। शोभना कुमार ने अपनी पुस्तक ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट्स रेड रिवर 2021 के लिए पुरस्कार जीता। शोभना कुमार को जीविका और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला। इन्हें 11 में से शॉर्ट लिस्ट किया गया। पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रस्तुत किए गए। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की। इसे साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। विजेताओं को $10,000 का पुरस्कार और रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा दी गई। यह पुरस्कार लघु कथाएं, कविता और नाटक में भारतीय लेखकों के प्रकाशित कार्यों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 2020 में से राज कमल झा ने जीता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की समय सीमा को कितने महीनों के लिए और बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 2023 तक के लिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अगले 1 वर्षों के लिए गरीबों को मुफ्त राशन देने की मंजूरी दी गई है और इसको दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के कुल 81.35 करोड़ लोग जो इससे लाभान्वित होंगे और मुफ्त राशन वितरण में आने वाली कुल लागत जो है 2 लाख करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया था।
अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भोपाल की 10 वर्षीय दीक्षा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। चलिए, जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। दीक्षा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है सेथरेचम संगतम को। कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। सेथरेकम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद की। 20 दिसंबर को संगतम को एक समारोह में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। यह पुरस्कार नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने प्रदान किए। विजेता का चयन नागरिक समाज के एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया था, जिसमें डॉक्टर अशोक खोसला डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के संस्थापक और डॉक्टर राजेश टंडन संस्थापक प्रिया शामिल थे। श्री संगतम अपने एनजीओ बेटर लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों के साथ काम करते हैं। यह ग्रामीण आजीविका सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और परिवर्तन के लिए शिक्षा पर केंद्रित है। नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पज 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए वार्षिक पुरस्कार देगा। डॉक्टर नैयर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व प्रधान सलाहकार थीं और ग्रामीण विकास पर भारत की अग्रणी अधिकारियों में से एक थी और अक्टूबर 2021 में उनका निधन हो गया है। बात कर लेते हैं नागालैंड की। राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री श्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल जगदीश मुखी, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। 18 से 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन किया गया। IHRC अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है, जिसकी स्थापना 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का सचिवालय है। निम्न में से किस राज्य की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने वाले HR केशव मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो वह कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने और पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है। केशव मूर्ति ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। 89 वर्षीय केशव मूर्ति उम्र भर वो बीमारियों से पीड़ित थे। केशव मूर्ति का जन्म गमाका कलाकारों के परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने पिता से इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया था और राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया था। चलिए, और किस किसका निधन हुआ देख लेते हैं। तो अमेरिकी राज्य हवाई की राजधानी होनोलुलु में हवाईयन राजकुमारी अबीगैल केनोई कैकोलिक कवानाना कोआ का हाल ही में निधन हो गया है और 81 वर्ष की उम्र में पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेरमज़वेस्की का निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।